अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक इज़ नॉट ओवर येट। हमने हमेशा से ज़िंदगियों से, अपनी ज़िंदगी से, दूसरों की ज़िंदगी से कोशिश की या एक्सपेक्ट किया कि ज़िंदगी आसान हो, उसमें ट्रायल्स ना हो, उसमें एडवर्सिटी ना हो, उसमें मुश्किलात ना हो। मगर हमने हमेशा अपने बड़ों से एक और बात भी सुनी, और वो ये कि ज़िंदगी एक इम्तहान है और इम्तहान कभी आसान नहीं होता। हमने अपने बड़ों से ये भी सुना कि अल्लाह ताला साबिरीन, शाकिरीन और बहादुर लोगों के साथ है और उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और हमारे समाज में ऐसे खूबसूरत बहादुर लोग मौजूद हैं, मगर वो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र क्यों नहीं आते। 2021 जब से शुरू हुआ है, मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि हम कम से कम जनवरी के इस महीने में इंस्पायरिंग लोगों से आपकी मुलाकात कराएं। वो लोग जिन्होंने अंधेरों से उजालों का सफ़र तय किया बड़ी कामयाबी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और बहादुरी के साथ। आज का शो डेडिकेटेड है उन तमाम बहादुर लोगों को जिन्होंने जितनी भी रुकावटें सामने आई ज़िंदगी में, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो डर, जो खौफ उनके दिलों में था, उसको ओवरकम किया और कामयाब हुए, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। मेरे पहले मेहमान, अब इनका इंट्रोडक्शन इतना तवील और इतना खूबसूरत है, मगर इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आईं, ही नेवर गेव अप। इनका नाम है शहबाज बलोच। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, नेवल ऑफिसर रह चुके हैं, पायलट रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, मेंटोर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। आइए शहबाज से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोफाइल इज सो ब्यूटीफुल और इसमें इतनी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, और ये तो भी शुरुआत है। स्काई इज द लिमिट। मैं तो कहती हूँ स्काई भी लिमिट नहीं है, उससे भी ऊपर जाए ना इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताइए शहबाज के अब आप दुनिया को दिल की नज़र से देखते हैं, दिल की आंख से देखते हैं, उस दुनिया में और इस दुनिया में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। देखें, इंसान को अल्लाह ताला बहुत सी एक क्वालिटीज़ अता फरमाता है, लेकिन मैं इस सिलसिले में बड़ा थैंकफुल, बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझसे साइट ले ली और मुझे विजन अता कर दी। क्या बात है, वाह वाह। तो इसी सफ़र को लेके मेरी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी है, और अल्लाह ताला ने जितना भी मुझे दिया वो कम है, और मेरे नज़दीक ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, एक कि उसने मुझसे वो चीज़ ली और उसके बदले में मुझे ऐसी चीज़ अता फरमा दी जिससे मुझे लोगों को समझने के बारे में और लोगों को देखने की सलाहियत अता फरमा दी। यानी कि जब आप लोगों को दिल की नज़र से देखते हैं तो आप लोगों का असल देखते हैं। Exactly. जब हम लोगों को देखते हैं जो एक ज़ाहिरी दुनिया है, हम बहुत सुपरफिशियल तरीके से लोगों को देखते हैं। वो विलियम शेक्सपियर ने कहा है ना कि उसका उर्दू में आपको तर्जुमा बताता हूँ कि मैं ब्लाइंड लोगों की और अंधे लोगों की कदर करता हूँ कि क्योंकि वो लोगों को अपीयरेंस से जज नहीं करते, वो उनके बिहेवियर से जज करते हैं। क्या बात है, तो आई थिंक दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड एवरीथिंग। ये कहना कि आप बहुत इंस्पायरिंग हैं, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है, इट्स ईजियर सेड देन डन। आसान बहुत है, मगर ये जो एक लेबल है इंस्पिरेशनल होने का, समटाइम्स इट वेज यू डाउन। कभी कभी ये एक बहुत बड़ा बोझ और एक जिम्मेदारी लगता है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रही होगी, यकीनन रही होगी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें वो क्या बैरियर्स थे जो इस समाजी रवैयों में आपने तोड़े और आज आप यहाँ बैठे हैं और दुनिया के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। जी, देखें, बचपन से ही अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मेरी ज़िंदगी में जब मैं बच्चा था तो उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में 3 फेयर्स थे और 2 ख्वाब थे मेरे। फेयर्स में 3 खौफ थे। जी। वो खौफ ये थे कि मुझे पानी से डर लगता था, मुझे बुलंदियों से डर लगता था, मुझे अंधेरे से डर लगता था, और मेरे ख्वाब थे कि मैं एक पायलट बनना चाहता था और एक फार्मूला 1 का ड्राइवर बनना चाहता था। क्या बात है। तो लेकिन वो नहीं, फार्मूला 1 का ड्राइवर मैं बन नहीं सका, लेकिन मैं पायलट ज़रूर बन गया। अब अगर मेरे 3 जो खौफ थे मेरी लाइफ के, पानी से मुझे डर लगता था, मुझे बुलंदियों से और मुझे अंधेरे से, अगर उसकी मैं बात करूं तो जो मेरा सबसे पहला खौफ था, मुझे पानी से सख्त डर लगता था। और इवन मुझे याद है कि मेरी अम्मी मेरी सही कुटाई भी करती थी क्योंकि मैं नहाने से भागता था जी। और वो मुझे पकड़ के बड़ी ज़बरदस्ती मार कूट के मुझे नहलाती भी थी। जी।
इस खौफ को ख़त्म करने के लिए फिर मैंने नेवी ज्वाइन कर ली और मैं एक नेवल ऑफिसर बन गया और इस खौफ को मैंने ऐसे ख़त्म किया। उसके बाद अगर मैं अपने दूसरे खौफ की बात करूं कि जो मुझे बुलंदियों से डर लगता था, मुझे खौफ आता था, इस खौफ को भी मैंने ख़त्म करना था और इस खौफ को ख़त्म करने के लिए मैंने एविएशन ज्वाइन कर ली और हवाबाजी का शोबा चुना ताकि ये मेरा खौफ ख़त्म हो सके। और उसके बाद मैं एक पायलट बन गया। और अगर तीसरे खौफ की बात करें तो मुझे अंधेरों से बचपन से ही डर लगता था और मुझे याद है कि जब बिजली जाती थी तो मैं अचानक से उड़ जाता था और मैं बड़ा जो है ना डर जाता था। और आज ये डर मेरा साथी है और इस खौफ से मैंने दोस्ती कर ली और इसको भी ओवरकम कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने जो है मुझे साइट मुझसे ले ली और मुझे विजन अता फरमा दी। और उसके बाद ये बाकी आपके सामने है। उसके बाद जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मैंने उसके बाद अपनी तालीमी सरगर्मियाँ स्टार्ट कर दी। बीइंग ब्लाइंड मैंने गोल्ड मेडल जीता, मैंने अमेरिका से सर्टिफिकेशन पीएमपी की यूके से मैंने सर्टिफिकेशंस की, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, फिर मैंने कोचिंग एंड मेंटोरिंग की, फिर मैंने लम्स से की और यू नेम इट। लेकिन इसके बाद मैंने ये सोचा कि ये तो सब मैंने अपने लिए किया, मैंने लोगों को तो कुछ नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये एक मेरा एक स्टार्ट ऑफ माय विजन था, मेरे एक विजन जो मुझे अल्लाह ने अता किया था कि जो मुझ पे रिस्पांसिबिलिटी अल्लाह ने दी थी कि मुझे अब तुम ब्लाइंड हो गए हो तो तुम्हारे ज़िम्मे कुछ रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, मैं तुम्हें एक टेस्ट में डाल रहा हूँ। तो वो टेस्ट को मैंने पास करना था। उस टेस्ट को पास करने के लिए फिर मैंने चैरिटी के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल हैंडली हमने कुएं बनवाए, वेडिंग के प्रोजेक्ट्स किए, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोजेक्ट्स किए, फिर सोलर पैनल्स के प्रोजेक्ट्स किए, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में आईटी सेंटर हमने जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए बनाए, बेवा ख़वातीन के लिए काम किया मैंने और मोर देन लाइक 80 प्रोजेक्ट्स मैंने किए सिंगल हैंडली। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं इस तरीके से मैंने अपने अंधेरे का खौफ भी ख़त्म किया। क्या बात है, मतलब कि कुछ नहीं छोड़ा हमने, सब कुछ, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। शहबाज मुझे ये बताइए कि उस शहबाज में और आज के शहबाज में कितना फ़र्क है? वो जिसका विजन विजडम से भरा है और अपने आप को बहैसियत इंसान आपने कितना मुख्तलिफ पाया? देखें काफ़ी मुख्तलिफ, क्योंकि जो पहले का शहबाज था वो काफ़ी कैजुअल था। उसको ये लगता था कि लाइफ में सिर्फ ये कलर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दे आर, और ये जो रंगीनियाँ हैं दुनिया की यही हैं सब कुछ। लेकिन इस शहबाज को जब इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसको ये एहसास हुआ कि लाइफ में ये सब कुछ नहीं है। लाइफ में भूख भी है, लाइफ में जो है बीमारी भी है, लाइफ में लोग हैं, लाइफ में ऐसे लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, मैं उसको डिसेबल नहीं कहूँगा, डिफरेंटली एबल हैं, उनको कौन मदद करेगा उनकी और उनको कौन देखेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिया, लाइफ को जो है पॉजिटिविटी के तरीके से और उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और इस इंसिडेंट को, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस जो है इस चीज़ के लिए मैं ही चुना गया हूँ अल्लाह ताला की तरफ से और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैंने अब पहले जैसा शहबाज नहीं रहना और अब मैंने इस लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट जाविये से इसको देखना है और भरपूर लोगों के लिए काम करना है और लोगों की मदद करनी है और लोगों के लिए ही जिंदा रहना है। यानी कि अब के शहबाज की ज़िंदगी दूसरों के लिए है और जब आप दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद आप में खुशियाँ आपको खुशियों से नवाजता है। शहबाज, हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बीनाई चली गई, उसमें आपका कसूर नहीं था और मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग ज़ाहिर है क्यूरियस भी होंगे, कंसर्न भी होंगे, जानना चाहते होंगे कि वो इंसिडेंट क्या था। ये इंसिडेंट जब आप शेयर करेंगे तो उसके बाद मेरा सवाल अभी सुन लीजिए, कभी आपने उनसे ये कहा कि बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस डॉक्टर साहब आपकी लापरवाही की वजह से आज ये हो चुका है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ایک بس انسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آپ کو بتایا کہ میں پائلٹ تھا، فلائنگ کرتا تھا، تو مجھے کچھ آنکھوں میں کچھ محسوس ہوا، کچھ بلرنگ سی ہوئی، تو میں واپس آیا، اور اس کے بعد پھر مجھے آئی اینڈڈ اپ ان دا ہاسپٹل۔ پھر وہاں پہ پھر میری سرجری ہوئی، جو ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آبویسلی میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کے ساتھ، جب وہ میرے ساتھ نہ اس کے ساتھ کوئی جائیداد کا مسئلہ، نہ کسی زمین کا مسئلہ، تو آبویسلی اس نے میرے ساتھ جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، ہو جاتی ہے انسان سے۔ اس مومنٹ پہ دیکھیں لائف میں یہ مومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر انسان کی لائف میں، جب اس کے ساتھ کسی نہ کسی شے میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس مومنٹ پہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس ڈیسیژن کو لینے میں 10 سال لگا دیے کہ آئی ہیو ٹو موو آن، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، مجھے یہ ڈیسیژن ابھی 5 منٹ میں ہی لینا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم آگے کیا کرنا ہے۔ یہ میرے جذبات تھے اس ٹائم پہ، اور الحمدللہ آئی ہیو بین سکسیسفل۔ اللہ نے میری مدد کی۔ اس وقت اللہ کے ہونے کا احساس ہوا ہاسپٹل میں جب میں تھا، اور ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن ایک روشنی کی کرن تھی، اور وہ کرن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی سب کچھ باقی ہے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ یہ تو جرنی، یہ سفر ابھی سٹارٹ ہوا ہے اندھیروں سے اجالوں کا۔ کیا بات ہے شہباز، بیوٹیفلی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ دیز ور دی میرے اس وقت یہ جذبات تھے۔ کیا بات ہے شہباز، بہت ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ میں خود آئی ایم اے ویل چیئر یوزر۔ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے ایک بہت بڑی نعمت لے لی جاتی ہے، تب آپ کو اس اندھیرے میں ٹرو کالنگ ان لائف نظر آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتا دے، اس کو ڈیفائن کر دے، وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے۔ آپ کو یہ تکلیف ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کس لمحے میں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، جب میں بلائنڈ ہوا تو اس وقت ہر طرف اندھیرا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت ایک جنگ جاری تھی میرے دماغ اور میرے دل کے درمیان۔ میرا دماغ چونکہ انٹیلیجنٹ تھا، وہ کہہ رہا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ناؤ یو آر نو مور، لیکن میرا دل میرے ساتھ تھا، وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوا، یہ انسان کے ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ایک پرابلم ہے، اس کو بھی ہم اوور کم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب میں نے جب میں نے ایجوکیشن اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور میں نے اس میں گولڈ میڈل لیا، تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا۔ اگر یہ
मुझसे अंधेरे मुझे अल्लाह ताला ना अता फरमाता तो मुझे रोशनी के होने का एहसास कैसे होता। हाउ ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखिए अंधेरा है तो रोशनी है, तो रोशनी है तो अंधेरा है। अगर दुनिया में सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती क्या बात है, और 24 आवर्स रोशनी होती तो आपको अंधेरे का एहसास कैसे होता। वाह। तो उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मेरी ये जद्दोजहद स्टार्ट हुई और आई एम रियली थैंकफुल टू मेरे खुदा के, मेरे अल्लाह के, कि उसने मुझे ये विजन अता किया और मुझे बताया कि भाई अब तुम्हारा मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अब देखें कोई भी स्टूडेंट है जो ब्रिलियंट है, उसका कैसे पता चलेगा वो ब्रिलियंट है? ऑब्वियसली आप उसका टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं वन फाइन मॉर्निंग खड़ा हो जाऊँ, ये मुझे अच्छा लगता है तो आई विल टेक हिज टेस्ट। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। उसको मैं टफ टेस्ट से गुजारूंगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा, रिगरस ट्रेनिंग से गुजारूंगा, तब मैं उसको चूज करूंगा, ओके ही इज द वन। शहबाज कहते हैं ना कि ऑन द रोड टू सक्सेस, जब आप कामयाबी के सफ़र पे होते हैं तो इट्स ऑलवेज वी नॉट मी। एक शख्स कामयाब नहीं हो सकता, उसके पीछे एक पूरा कारवां होता है। और व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ कि इस वक्त सेट पर शहबाज के वालिद, उनके भाई, और जिस तरीके से वो शहबाज के साथ हैं, जिस तरह मेरा अपना भाई हर वक्त मेरे साथ लाइक माई शेडो होता है, इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू मी। तो बड़े खुश नसीब हैं हम लोग कि अगर हम पे एक आजमाइश का और एक ट्रायल का वक्त आया भी तो ठीक है, बहुत से जो सुपरफिशियल दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो छूट जाते हैं, लेकिन जो वाकई आपके अपने होते हैं वो आपके साथ होते हैं। तो आपके लिए आपके फादर, आपकी मदर, आपके सिबलिंग्स का रोल क्या है ज़िंदगी में, नए शहबाज की ज़िंदगी में? ऑब्वियसली वेरी पावरफुल, जी। और बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन है। माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, और स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट माय फादर, हर इंसान, हर बच्चे की ज़िंदगी में उसका रोल मॉडल उसका बाप होता है। और हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरे जो रोल मॉडल थे वो मेरे वालिद साहब थे, क्योंकि उनको मैंने किसी भी मुश्किल में उनके माथे पे शिकन नहीं देखी। तो ये चीज़ मैंने उनसे ली कि, और उनको हमेशा मैंने हंसते मुस्कुराते पाया कि जब भी किसी मुश्किल में देखा तो उन्होंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। मसले को मसला ना कहना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ट्रू। इज अ करेज, ये एक हिम्मत है, ये एक ताकत है, ये एक, इसको विल पावर कहते हैं। तो ये अगर आप सिर्फ उसको फर्स्ट शुरू में अगर आप उसको मसले को कि यार ये तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं ओवरकम कर लूंगा, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है आपकी सक्सेस की तरफ, कि आपने उसको ओवरकम कर लेना। और ये चीज़ मैंने अपने वालिद साहब से सीखी। और वो उनका भी अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ था और उनको डॉक्टर ने कहा कि आप कभी चल नहीं सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा मेडिकल साइंस से कहती है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें चल के दिखाऊंगा। आफ्टर 6 months वो आज आपके सामने खुद चल के आए हैं, यू हैव सीन हिम। तो ये चीज़ मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली कि आप लाइफ में जो आपके इर्द गिर्द आप लोग हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनसे आप ये चीज़ें पुल आउट करते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको विल पावर, डिटर्मिनेशन और करेज की ज़रूरत होती है। आपको हिम्मत दिखाना होती है और आपका अल्लाह पे यकीन उस वक्त टेस्ट होता है। शहबाज साहब, आप एक मेंटोर भी हैं, आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं। बहुत से बच्चे, बहुत सी यूथ इस वक्त डिसअपॉइंटेड है, और हमारे यहाँ ये कल्चर देखने में आया है कि हमारे बच्चों को बहुत जल्दी कामयाबी चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उनकी बहुत ख़राब है। उनको लगता है पैसा कमा लेना और ओवरनाइट मशहूर हो जाना आपको कामयाब करता है। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है, और क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट है, या देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ ट्रायल्स एंड टेस्ट्स जिसके बाद आप खुद को कामयाब समझते हैं? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ये अगर स्पेसिफिकली हम आज यूथ की बात करें तो देखिए, जो मेरी जर्नी है ना उसमें सक्सेस का मतलब वाज माय सेटिस्फैक्शन। सक्सेस का मतलब ये है कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, कितने मुतमईन हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सक्सेस को मैंने डिवाइड किया कुछ चीज़ों में। सक्सेस को मैंने गोल्स में कन्वर्ट किया, गोल्स को मैंने प्लान्स में कन्वर्ट किया, प्लान्स को मैंने टास्क में कन्वर्ट किया, और टास्क को मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किया।
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. आजकल की यूथ, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल शॉर्टकट के चक्कर में वो चाहती है कि वन नाइट में, एक रात में ही हम सक्सेसफुल हो जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है. आज मैं जब इस स्टेज तक पहुंचा हूं, ये मैं एक रात में नहीं पहुंचा. इसके पीछे मेरी स्ट्रगल है, मेरी एफर्ट है, मेरी डिटर्मिनेशन है, मेरी विल पावर है. और यूथ देखें, आपने देखा होगा कि जितने जो बड़े बड़े इदारे हैं, गूगल है, जितने भी हैं, इन सब के जो CEOs हैं वो क्यों इंडियंस हैं और वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं. हमें उनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए कि हमारी जो यूथ है वो किस चीज़ में पड़ी हुई है और वो किस तरफ जा रही है. फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है. दे आर गोललेस, एमलेस. कोई गोल सेट करेंगे तो आपकी लाइफ की कोई डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन को फिर आप फॉलो करेंगे. राइट तो ये यूथ हमारी किस तरफ पड़ी हुई है. अनफॉर्चुनेटली मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो मैं देखता हूँ कि यूथ जो है बस कहती है कि मुझे अच्छे ग्रेड मिल जाएं, मेरी अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी लर्निंग ना हो, मैं एथिकली बिल्ड ना हूँ, मैं मेरे नॉर्म्स ना बिल्ड हो, मैं वैल्यू को वो वैल्यू नहीं देते. ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में पड़े हुए हैं. तो ये दीज आर द थिंग्स. और आपके साथ पैरेलल में कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, आप स्टोरीज देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. तो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, मैं कहता हूँ, जो अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ, ये जो बाइक्स पे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, तो वाई अगर उनको कोई शौक है तो दे शुड जॉइन दिस मोटो GP स्पोर्ट्स. जो कार यहाँ स्क्रीचे मार रहे होते हैं, जो तो वो जाके फार्मूला 1 रेसिंग में जाएं. जो लड़ रहे होते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, वो जाएं बॉक्सिंग करें. यानी कि शहबाज, आपका कहना ये है कि मेहनत करना काफी नहीं, अगर वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो रही तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं. नो, देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो फन इन गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अगर आप को पता ही नहीं है कि आपने किस साइड पे जाना है, तो फिर आप कहाँ कैसे अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं. सो ट्रू. यानी कि मेहनत तो कर रहे हैं मगर डायरेक्शन लेस मेहनत का कोई फायदा नहीं. और बिलीव मी, पाकिस्तान की यूथ में इतना टैलेंट है. आई हैव सीन दैट. मैं आई हैव बीन टू मेनी यूनिवर्सिटीज. वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाया हो रहा है ड्रग्स के ऊपर, और इस चीज़ के खिलाफ जो है उनको खुद डिसीजन लेना है. कोई बाहर में सिस्टम में नहीं कर सकता. दिस इज़ योर ओन डिसीजन. अपने फेलियर का किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते. अपनी नाकामियों का किसी और को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. आपने खुद अपने अंदर एक ऐसी पावर लानी है, पावर ऑफ रेजिलियंस लानी है कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ. आई हैव दिस, मेरे अंदर भी ये कैपेबिलिटीज़ है. आई कैन डू दिस. बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, और थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस. आपने अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी स्टोरी, लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की. और शहबाज ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अंधेरों में इंसान होता है तो उसे रोशनी और उजाले की वैल्यू होती है. आप तकलीफ़ में होते हैं तो आप वैल्यू कर पाते हैं उस सुख के लम्हे को. आप गमज़दा या गमगीन होते हैं तो आपको पता होता है कि खुशी क्या है. जब सेहत जाती है तो पता लगता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है. तो आज अगर आप सेहतमंद हैं और फिर भी अगर आप अपने आसपास के लोगों को, सिस्टम को अपने फेलियर की वजह से ब्लेम कर रहे हैं, कम ऑन, इट्स अ मैटर ऑफ शेम. आपके पास बहुत बड़ी नेमत है अगर आप सेहतमंद हैं. और अगर आप सेहतमंद नहीं भी हैं तो अगर आपके दिल में जुर्रत, हिम्मत और हौसला है और ग्रैटिट्यूड है, अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी आप कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ. स्टे विद अस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं समाज. आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का ये एपिसोड उम्मीद की किरण है उन लोगों की ज़िंदगियों में जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, ज़िंदगी में कोई होप नहीं. वो लोग जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हिम्मत हार चुके हैं,
آج کے مہمان آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ہمت ہو، حوصلے بلند ہوں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ لے تو آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں مشکلات میں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ زندگی ایک ٹرائل، ایک ٹیسٹ ہے، اور کوئی بھی ٹرائل، کوئی بھی امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ اس مشکل کو پار کرتے ہیں تو گریڈ بھی پھر A1 آتا ہے. میرے اگلے دو مہمان بہت اسپیشل ہیں، دونوں کا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز. ڈاکٹر فاروق احمد ڈار ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. آپ آتھر بھی ہیں، آپ نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہے جناح ایز گورنر جنرل. 25 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، کتنے بچوں کو انہوں نے انسپائر کیا ان 25 سالوں میں، ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہی ہیز ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، ہائکنگ کرتے ہیں، دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا ہو ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہی از سچ این انسپریشن. اور ان کے ساتھ میری بہت پیاری دوست، میری بہت پیاری مہمان روبینہ شاد ہیں، جو کہ MA اردو کر چکی ہیں، MA کر چکی ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں، آج کل MPhil کر رہی ہیں اردو ادب میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لیکچرار بھی ہیں اور بچوں کو پڑھا رہی ہیں، انسپائر کر رہی ہیں، ایک شاعرہ بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں. کون کہتا ہے کہ اگر زندگی میں مشکلات آ جائیں تو حوصلے ٹوٹ جانے چاہیے. ان دونوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام. ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ آپ لوگ آئے. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب، کیسی جا رہی ہے زندگی، اور آپ کے نزدیک زندگی، بھرپور زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحمدللہ زندگی بہت اچھی ہے، اور میرے نزدیک زندگی ایک بہت محدود سی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. زندگی میں آپ انسان اصل چیز وہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے کیا جائے گا. بات ہے، بالکل. یعنی کہ زندگی وہ جو آپ دوسرے کے لیے جیتے ہیں. میرے خیال سے کنٹریبیوٹ کیے بغیر، اور کنٹریبیوٹ سوسائٹی کے لیے، انڈیویجولز کے لیے جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بات ہے. روبینہ، آج کے شو کا عنوان جب آپ نے سنا، جب آپ نے ٹائٹل سنا اور آپ کو پتہ لگا، تو ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک شعر آپ نے لکھا تھا جو آپ کہنا چاہتی ہیں. اس شعر سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. بس شاعر اور شعر نہ سنائیے تو ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا ایک شعر ہے کہ بظاہر ظلمتوں میں رہنے والے، بظاہر ظلمتوں میں رہنے والے اندھیروں میں اجالا دیکھتے ہیں. کیا کہنے، بیوٹیفل. روبینہ مجھے یہ بتائیے، جب آپ دنیا کو، لوگوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتی ہیں تو اس دنیا میں ایسا کیا ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں نا لوگوں کو تو ہم بہت سطحی لیول پر دیکھتے ہیں، بہت سپرفیشلی دیکھتے ہیں، مگر آپ تو لوگوں کو پڑھتی ہیں، تو کیسا پایا آپ نے لوگوں کو؟ کہتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے والے کی آنکھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے بہت اچھا دیکھا اور بہت اچھا پایا، آنیسٹلی اسپیکنگ. کچھ تلخیاں زندگی میں آتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اوور آل بات کریں تو بہت اچھے لوگوں سے واسطہ رہا اور بہت اچھا پایا لوگوں کو. آج بھی ارد گرد ہمارے جو بھی والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، کولیگز ہیں، سب سے بڑھ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنا پیار ملا کہ بس بہت ہے. کیا الحمدللہ. آپ دونوں کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، آپ دونوں بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ نے اتنے بچوں کو انسپائر کیا. ڈاکٹر صاحب 25 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اتنا کچھ آپ نے زندگی میں کیا، مگر پروفیشنلی آپ نے چوز کیا ٹو بیکم اے ٹیچر. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں جی شاید کلاس 3 میں تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے. ارے واہ. اور اس وقت شاید وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والد صاحب سے انسپائرڈ تھا، himself was a teacher. لیکن جوں وقت گزرتا گیا، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ہسٹری پڑھنی ہے اور ہسٹری پڑھانی ہے، کیونکہ لیکن جوں وقت گزرتا گیا میری سوچ وہی رہی، میرا ایم وہی رہا، لیکن اس کی وجوہات بدلتی گئیں. اور بائی دا ٹائم میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا تو میں بہت کلیئر تھا کہ اگر دنیا میں کسی ایک پروفیشن کے تھرو تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ ٹیچنگ ہے. اور آج 25 سال گزارنے کے بعد میرا وہ ایمان مزید پختہ ہوا ہے، اس میں کسی حد تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. کیا بات ہے. یعنی کہ استاد کے دل میں اور اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ قوموں کو بدل سکتے ہیں. دیکھیں جی، مسئلہ یہ کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ قوم کو بنا بھی سکتا ہے اور قوم کو بگاڑ بھی سکتا ہے. اور اگر قوم ہماری کسی بھی وقت صحیح راستے پہ چل سکتی ہے تو وہ واحد جو پروفیشن جس لوگ جو اسے آگے لے کر جا سکتے ہیں وہ اساتذہ ہے. روبینہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بینگ اے لیکچرر، ڈو یو ایگری ود دس؟
जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं ज़रा मेरी थोड़ी और तरह की सोच थी। मैं सर की तरह शुरू से टीचिंग कह सकते हैं किसी हद तक। मुझसे एक खातून थी, उन नया प्राइवेट स्कूल उनका था, शी वाज प्रिंसिपल। उन्होंने कहा बड़ी होकर क्या बनेंगी? मैंने कहा प्रिंसिपल। यानी मुझे शुरू से लीडरशिप का और उसमें था ज़रा जज्बा था। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा जी चेयर, रिवॉल्विंग चेयर पे आप बैठिए, मुझे भी बड़ा शौक है इस पे बैठना। अच्छा, क्या बात है। कहने लगी मैं इस चेयर से उठ जाती हूँ, आप यहाँ बैठ जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी बैठना है, पढ़ लिख के कुछ अचीव करके। उस वक्त मैं बहुत छोटी सी वाह थी, वाह वाह रुबीना, तब से ये सोच थी कि कुछ अनोखा, कुछ नया करना है। क्या फिर वकालत का भी कुछ अरसे तक जुनून रहा, लेकिन वो फिर उसमें नहीं। अल्लाह ने मेरे लिए सबसे महज़्ज़ब, सबसे बेहतरीन पेशा चुना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई भी हूँ और बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से जब स्टूडेंट्स की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। मेरे बारे में एक शायर ने शेर कहा था, शुरू भी शेर पे आखिर भी शेर पे, शायर का और क्या काम। उन्होंने कहा था हमारे शहर में ऐसी भी एक लड़की है जो देख सकती नहीं, देखना सिखाती है। वाह वाह तो वाह, बस क्या यही कहने मिशन है हमारा, और इस पे अल्लाह कारबंद रखे मजीद। क्या बात है। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि जब हालात मुश्किल हों, जब एडवर्सिटी हो, रुकावटें हों, उसके अंदर आपको अपने अंदर छुपा हुआ ट्रू पोटेंशियल नज़र आता है। डार्कनेस हो, अंधेरा हो, तो उजाले की किरण नज़र आती है। आपको किस लम्हे ये महसूस हुआ कि आप यूनिक हैं, आप मुनफरिद हैं और आपकी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है, दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है? देखिए मुनीबा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल रहा कि शुरू से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ऐसा मिला जिसने मुझे एक डिफरेंटली सोचने का मौका प्रोवाइड किया। मैं 8 माह का था जब मेरे लोअर लिम्स पोलियो हुआ और मेरे लोअर लिम्स उससे डैमेज हो गए। लेकिन मैं खुशकिस्मत इस मामले में था कि मेरी मदर जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी पीएचडी मिनेसोटा से काउंसलिंग साइकोलॉजी में है। क्या बात और है। उन्होंने मेरे साथ, मुझे नहीं पता उन्होंने पाकिस्तान के बाकी चीज़ों में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में है मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता हूँ। वो इस तरह से कि उन्होंने मुझे बचपन से डिपेंडेंसी से बचाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हें एक जिंदगी नॉर्मल इंसान की तरह जीनी है। और मैं मतलब उसके बाद फेजेस में मैं आपको बताऊं कि हर फेज में बहुत खुशकिस्मती है। साथ मेरा भाई था, मुझसे 1 साल बड़ा है, वो उसने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। हाइकिंग के लिए मतलब छोटे हम बचपन में जाया करते थे, मागला हिल्स पे वो लोग जाया करते थे, तुम्हें भी लेकर जाएंगे, तुम क्या जाओगे, बात तुम है। करोगे। मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया। मतलब मैं अगर गिर जाता होता था तो वो उसी तरह हंसते थे जिस तरह दोस्तों के गिरने पर हंसते हैं। मुझे एक स्पेशल वो नहीं। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आगे चलकर मेरी बेगम का मैं अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा वो कहूँगा, मतलब लाइक हमारी पसंद की शादी थी। वो बिल्कुल दुनिया के हिसाब से नॉर्मल, अच्छे, एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली, सब कुछ होने के बावजूद उसने मुझे देखा। उसने ये नहीं देखा कि ये डिसेबिलिटी क्या है या प्रॉब्लम क्या है, उसने इंसान को देखने की कोशिश की। और फिर मुझे वो जो कॉन्फिडेंस उस सारी चीज़ों से मिलता है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि मेरी बेटियां हैं, I'm a प्राउड फादर ऑफ 2 daughters, और जब उनके तरफ देखता हूँ तो मतलब वो सालिया और हादिया दोनों, मतलब मुझे यूँ लगता है कि वो मुझे, उनके लिए मैं कोई सो कॉल्ड कोट एंड कोट मफलूज या वो नहीं हूँ। I mean, उनके लिए मैं You are the superhero. Yes. You are your dad. So you know, इसी तरह फिर और इनसे सबसे बढ़कर मेरे स्टूडेंट्स 25 साल जिन्हें मैंने पढ़ाया है, क्या बात। मतलब वो उनके लिए मैं एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन अगर हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मुझे जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। मुझे जिंदगी वो मुश्किल में उन सारी चीज़ों में नजर नहीं आती है जिस तरीके से दुनिया उसे देखने की कोशिश करती है। और डॉक्टर साहब के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट और भी हैं जो हमारे पीटीवी न्यूज़ का हिस्सा हैं, हमारे प्रोड्यूसर शहजाद। थैंक यू सो मच कि आपने हमें डॉक्टर साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, और जिस तरीके से अदब से शहजाद आपसे बात कर रहे हैं, ही इज़ सो लकी टू हैव यू एज ए टीचर डॉक्टर साहब। और आपने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, इंस्पायर किया है, शहजाद जिस तरह आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेज अ लॉट अबाउट यू।
میں اس معاملے میں جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت خوش قسمت ہوں جی۔ کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اور آج تک مجھے کوئی برا اسٹوڈنٹ نہیں ملا ہے. بچے سب نے میری وہ کیا. شہزاد میرے پہلے پی ایچ ڈی ہیں جو میں نے پروڈیوس جی کیے بالکل، ماشاء اور اللہ۔ وہ میری سوچ کی میری اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے لوگوں میں سے ہیں اور یہی استاد کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس کی چیزوں کو آگے لے کر چل رہا اس ہے. کی لیگیسی کو آگے میں لے نے کر جنا پر چلتے ہیں۔ کام کیا آگے انہوں نے میرے ساتھ جنا پر کام کیا. سو یہ مطلب میرے خیال سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. امیزنگ۔ روبینہ، اتنے بچوں کی زندگیاں آپ نے چینج کیا، آپ نے ان کو انسپائر کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا. کیا اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کی زندگی کو یا ٹیچرس کی پرسنالٹی کو انسپائر کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے استاد کا احترام کرنا اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس ملے الحمدللہ. اور میں ایک دفعہ ہمارے یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، کالج کی بات بتائی، تو اتنی داد کسی کو بھی نہیں ملی جتنی مجھے ملی تھی. ظاہر ہے ایک تو ہوم گراؤنڈ کا، ہوم کراؤڈ کا تو امپیکٹ ہوتا ہی ہے. تو مجھ سے ہماری پرنسپل صاحبہ جو ہیں ولین، جب بعد میں تھا، انہوں نے کہا بچوں پہ کیا جادو کیا تھا تم نے؟ کیا تو بس بچوں کی محبت ہے جو میں تو اکثر ان کے لیے ایک جملہ استعمال کرتی ہوں جو پورے کالج میں فیمس ہے کہ آپ میرے دست و بازو بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی. اور نو ڈاؤٹ وہ ثابت بھی کرتے ہیں اس بات کو. روبینہ، ہم بات کریں شکر گزاری کی اور بہادری کی اور دلیری کی، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں بحیثیت انسان ہم خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت پھر جب اللہ سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، جب کوئی نظر نہیں آتا تبھی تو اللہ نظر آتا ہے. تو ان مومنٹس میں آپ خود کو کمزور پاتی ہیں یا اس مومنٹ سے نکل کر آپ خود کو بہت مضبوط پاتی ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے ٹرولی کہا. آپ خود بھی یہ محسوس کرتی ہوں گی سم ٹائمز انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور میرا خیال ہے محسوس ہونا بھی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، دوسروں کے سامنے نہیں. بالکل. تو اس لمحے میں انسان سوچتا ہے، جیسے میں اگر فرض کروں، کیونکہ ہمیں ساری مطلب وہ باتیں تو ہم بتا رہے ہیں جو ہم میں ہیں الحمدللہ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں بے شک. جہاں جہاں ہمیں کمی فیل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے فرض کریں میں الحمدللہ پڑھی لکھی بندی ہوں، لیکن میں ایک کاغذ خود سے ریڈ نہیں کر سکتی. وہاں پر تھوڑی سی ہلکی سی فیلنگ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے انتظامات کر دیتا ہے. لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، 1,00,000 لوگ پڑھ کے سنانے والے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہم کبھی خدا نخواستہ کبھی گلہ شکوہ کرنا بھی چاہیں انسان ہونے کے ناطے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ یعنی شکر گزاری کی تو انتہا ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کسی چیز کی کسی طرح کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، یعنی سوچیں بھی تو کمی نہیں نکلتی. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہیں لوگ واقعی فالو کرتے ہیں یا نہیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہمارے یہاں دستیاب ہے. یہ ہر یونیورسٹی کہتی ہے، یہ ہر اسکول کہتا ہے، یہ ہر کالج کہتا ہے، کیونکہ اٹ ساؤنڈز ویری کول. لیکن کیا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ ایمپتھی کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کا دوست ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ ہو یا بچی ہو، اس سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ آپ کے نزدیک ریئل انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری معاشرے کی بڑی گراس روٹ لیول سے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر 2 پرابلمز ہیں. جب بھی ہم کوئی اسپیشل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے 2 ریئیکشنز ہیں. یا تو معاشرہ اسے دھتکار دیتا ہے اور یا اس کے ساتھ اتنی زیادہ سمپتی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاید اس کو معاشرے کے قابل نہیں چھوڑتا. میرے خیال سے ان 2 چیزوں کے درمیان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بیلنس بہترین اگر اس کا سٹارٹ ہم کہیں سے لے سکتے ہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ابھی اس چیز کو، ہماری ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. لیکن میں اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کئی دفعہ ہم سمپتی کرتے کرتے اس بچے کو یا اس انسان کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یو آر اے پروڈکٹیو سٹیزن آف دس کنٹری، اور اس کو پروڈکٹیو سٹیزن بنانا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اسپیس دیں.
اسے स्पेस प्रोवाइड करें, जिस तरह मैंने अपने केस में बताया कि मुझे लोगों ने स्पेस प्रोवाइड की, बजाय इसके कि मेरी मदद करके मुझे उठाकर आगे लेकर गए, उन्होंने मुझे खुद रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलो और अपने लिए खुद चलो, खुद चलो. आपको दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बल्कि दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है. क्या बात है. आप क्या कहना चाहेंगे रुबीना, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको लगता है कि हमारे समाज में इसका ट्रू मीनिंग समझते हैं लोग, और जो आसपास के लोग हैं, जिस तरह बच्चे हैं हमारे यहाँ, वालिदैन क्या बच्चों को एम्पैथी का एलिमेंट डालते हैं उनके अंदर कि डिफरेंटली एबल्ड इंसान से बात किस तरह करनी है, गुफ्तगू किस तरह करनी है? अनफॉर्चुनेटली मैं अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करूं जी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं पहला दिन था मेरा, मैंने चूंकि मैट्रिक स्पेशल एजुकेशन से किया था, जी जी, बाद में तो चीज़ें एडजस्ट हो गई थी, लोग मुझे समझना शुरू हो गए थे. उस वक्त मैंने गज़ल कही थी, उसके 2-3 सिर्फ शेर अशार सुनाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. जरूर. किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे वो देख कर हैरान है ऐसे कि जैसे कोई भी मुझसा नहीं है, मगर हमने भी ठानी है कि अब से किसी भी बात से डरना नहीं है, क्या बात. हर एक बात को सहना है तन्हा, किसी से भी इसे कहना नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स जो हैं अनट्रेंड होते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में अभी तक सिस्टम नहीं है प्रॉपर. जी, वालिदैन को जो कॉलेज करीब लगता है वहाँ बच्चों को भेज देते हैं. बिल्कुल. अब वहाँ टीचर्स को नहीं पता कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, स्टूडेंट्स को नहीं पता. किसी ने एक दफ़ा मुझसे सवाल किया, आप लोग बैंड बाजे से पढ़ते हैं? कमाल हो गया, बैंड बाजे से पढ़ते हैं मतलब ये क्या बात हुई? ये बात समझ नहीं आई वैसे. मतलब ये कि क्या आप लोग म्यूजिक से पढ़ते हैं? उनका ख्याल था कि जैसे मतलब कुछ होता है ये थेरेपीज वगैरह इस टाइप की, लेकिन ये कुछ मखसूस बच्चों के लिए होता है, हर एक के लिए ऐसा नहीं होता. इस पर मैंने काफ़ी सारे ड्रामास भी लिखे, छपवाए भी, एक्ट भी किए, मतलब कि उनको अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट के क्या मसाइल होते हैं. बच्चा क्या करते हैं, जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ बाकी बच्चे खुद उठ के आगे, वो बच्चा जो ब्लाइंड है या कुछ देख नहीं सकता, ये कोई भी इशू है, वो वहीं बैठा रहा. वो फील करता है इस चीज़ को, जितना भी वो मतलब बहादुर बनने की कोशिश है, दिल तो उसके पास है, दिमाग भी है, तो ये चीज़ें ये बेहतर हो सकती हैं. बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, मैं खुद देखती हूँ. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत हेल्प आउट करते हैं, इदारे में भी फैसिलिटेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अब भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है. फिर अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, आप फैसिलिटेट भी करें. अब एक ब्लाइंड है, उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको ब्रेल की किताबें चाहिए, रिकॉर्डिंग मटेरियल चाहिए, जो भी है पहले उसके लिए इंतज़ाम करें, पहले ग्राउंड बनाएं, उसके बाद फिर ये बात करें. वरना कुछ इदारे हैं जो एलीड क्लास, वहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको फैसिलिटेशन मिल जाती है, वो कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ बैलेंस्ड नहीं है. बैलेंस बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो डिफरेंटली एबल्ड, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने बहुत काम किया है. आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती हैं? वो बच्चे जो यूनिक हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मगर उनमें पोटेंशियल है उतना ही जितना एक नॉर्मल चलते फिरते बच्चे में है. सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर एक व्हील चेयर पर बच्चा मौजूद है तो आपके पास कम से कम रैंप की ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए. हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारे वहाँ पर उसमें लाइब्रेरी में जाने के लिए जो रैंप बना, उसकी ग्रेडिंग कुछ यूँ थी. मतलब अब उस ग्रेडिंग पर बजाय इसके कि वो व्हील चेयर ऊपर जाएगी, वो रैंप कम, वो स्लाइड ज़्यादा होता है. स्लाइड ज़्यादा थी. इसी तरह से अगर किसी को बिनाई का प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद होने चाहिए उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऑड्स हमारे अगेंस्ट हैं. अब हम अगर ये समझते हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा. लिहाजा इस वक्त ज़रूरी उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने दिमाग को चेंज करें, वो फाइट करें, वो अगेंस्ट दी ऑड्स परफॉर्म करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ इट के वो बैठें और इंतज़ार करें कि जी कब जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हमने फिर परफॉर्म करना है. इस प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है. अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करने में कामयाब हो गए
तो फिर मुझे इस बात पर यकीन है। मैं एक छोटी सी, सॉरी अगर आप इजाज़त दें, एक छोटी सा वाक़या आप बताना चाहता हूँ। मेरे एक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर सिलेक्शन हुई और मेरा ये ख्याल था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हमारे यहाँ पर ये सोच है कि जी जो इस तरह से उसके लिए प्रॉब्लम्स होती होंगी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे ये प्रॉब्लम भी है। मेरी ओपन मेरिट पर पूरी दुनिया से उन्होंने 14 लोग सेलेक्ट किए थे, आई वाज वन ऑफ देम। मैं वहाँ पर जब सेलेक्ट होकर पहुँचा तो जो साहब मुझे रिसीव करने आए हुए थे, तो उन्होंने शुरू में मुझे एकदम से देख के उन्होंने वो तोबा तोबा नहीं की जिस तरह हमारे यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने वही किया कि एक हल्का सा कि वो अच्छा ये ऐसे। और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने तो बड़ी लंबी 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 वॉक्स अरेंज की हुई हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी इस पूरे प्रोग्राम में। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप फिक्र नहीं करें, मैं कोशिश करूंगा, मैनेज कर लूंगा। 21 दिन का प्रोग्राम था, हम खासी 8-9 स्टेट्स फिरे, बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम था, बहुत हेक्टिक प्रोग्राम था। उसके बाद वो मेरे पास वापस आए और उन्होंने मुझे आकर कहा कि 14 पार्टिसिपेंट्स थे, 13 मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बहुत हेक्टिक था, हम थक गए हैं। एक तुम अकेले हो जिसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। मैंने कहा मसला सिंपल सा ये है कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर वो ये कहेंगे कि मैं थक गया हूँ तो आप कहेंगे अच्छा यार बड़ा हेक्टिक होगा। अगर मैं कहूँगा थक गया हूँ तो फिर आई वॉज देयर टू प्रूव अ पॉइंट। और अगर आपको एक पॉइंट प्रूव करना है तो यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। यस। तो मेरी बच्चों से, अपने तमाम इस किस्म के बच्चों से गुजारिश है कि बजाय इसके कि वो हालात को देखें और उसके पीछे खुद चलने की कोशिश करें, वो अपने लिए खुद स्पेस क्रिएट करें। आपके लिए स्पेस मौजूद नहीं, डजंट मैटर। अगर आप में हिम्मत और जुर्रत है, अपनी स्पेस आपने खुद क्रिएट करनी है। और इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू क्रिएट वन फॉर योरसेल्फ। रुबीना मुझे ये बताइए, जी प्लीज। जरूर डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, डॉक्टर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ मिलती रहीं, ये अल्लाह ताला का फजल होता है। लेकिन जैसे हम जैसे जो यानी आम ये हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगी और एट द एंड मैं उसका कंक्लूजन क्या। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू झगड़े हैं, वालिदैन की नाचाकी है, जी बिल्कुल, टीचर्स अनट्रेंड हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, हमारे पास ब्रेल किताबें नहीं है। इन सब की परवाह ना करें, बस आपने आगे बढ़ना है तो फिर ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं किसी भी तरीके से। बेशक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी आपके सामने बैठे हैं, मिसाल हैं, हमने भी फैसिलिटीज़ ना होते हुए बहुत सारे काम किए हैं ज़िंदगी में और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आप सबके लिए भी जो देखने वाले हैं, डिफरेंटली एबल भी, और जो हमारे आम बच्चे हमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या कोई भी जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं, उनके लिए हरगिज़ मेरा यही पैगाम है कि हरगिज़ प्लीज़ मायूस ना हो, अल्लाह ताला रास्ते बना देते। और मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में एक बात कहती हूँ कि आप जो है वो अपने आप को पानी समझें, और पानी जब रास्ते की परवाह ना किए बगैर आगे गुजरता है, चट्टानें भी क्रॉस करता है और बाकी भी, तो आप भी रुकावटों की परवाह ना करें, बस आगे बढ़ते हैं। बी वाटर कहते हैं ना कि जिस हर शेप में ढल जाता है, और पानी की ताकत से तो हर कोई वाकिफ है। मुझे ये बताइए कि आजकल के बच्चे, हमारी यूथ, आप दोनों, आपका एजुकेशन से आप वाबस्ता हैं, कि शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। मैंने आपसे जो पहले हमारे मेहमान थे शहबाज साहब, उनसे भी ये सवाल पूछा कि ओवरनाइट कामयाबी, और कामयाबी की डेफिनेशन बहुत ख़राब है, हीरोज़ की डेफिनेशन बहुत ख़राब हो गई हमारी यूथ में, कि कामयाब वो है जिसके पास पैसा है, कामयाब वो है जो मशहूर है, जिसके पास फेम है, बस हमें वो बनना है, और अगर वो नहीं तो हमने कुछ नहीं करना। तो डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेस का मतलब अपनी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। सक्सेस का मतलब अपनी मंजिल पर जाने के लिए 100% कोशिश करना है। वाह, बिल्कुल। अगर इंसान मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी 100% एफर्ट्स के साथ कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब करते हैं। बिल्कुल। और अगर खुदा न खास्ता ये दुनियावी कामयाबी नहीं भी मिलती, तो जो सेटिस्फेक्शन है, जो अंदर का सुकून है, वो इंसान ज़रूर हासिल कर ले। क्या बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर हमें ना कुछ फ्रेजेस को, कुछ टर्म्स को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। जब तक हम उन्हें रीडिफाइन नहीं करेंगे, चीज़ें हम आगे लेकर नहीं चल सकते। मैं अपने जैसे लोगों के लिए अगर छोटी सी एक बात ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि रियलिटी है। सॉरी, मेरी ये बात शायद बहुत
लोग शायद नहीं उसको करें, मेरे नज़दीक रियलिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी परसेप्शन है, आपकी सोच है जो आपके लिए रियलिटी बन जाती है। मतलब मैं अपनी लाइफ से एक छोटी सी मिसाल फिर आपको देने की कोशिश करूंगा कि मेरी मतलब लाइक मेरी ये फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ अगर मैंने पीएचडी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए पढ़ना तो मुझे उसी तरह से पढ़ा जिस तरह से लोगों ने किया। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप ले ली, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, वो बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन जब मुझे पहाड़ पर चढ़ना था, हाइकिंग करनी थी, जब मुझे दुनिया की सैर करने का शौक था और मैंने डिफरेंट मुल्कों में जाकर घूमना फिरना था, तो मुझे ये लगता था कि रियलिटी ये कि ये मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। पर मैंने परसेप्शन को चेंज किया। परसेप्शन ये थी कि मैं उस पहाड़ की टॉप पर पहुंच सकता हूँ। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी ये बनी कि मैं पहाड़ की टॉप पर पहुंचा। यानी कि आप अगर अपनी परसेप्शन को चेंज कर लें तो आप अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। क्या बात है। इसके बाद वो कहते हैं ना माइक ड्रॉप। रुबीना, आपके नजदीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? मेहनत, मायूस ना होना, और सबसे बड़ी बात यह है, एक दो बातें मैं कहूँगी। एक तो ये कि हम बगैर सीढ़ियों के छत पर नहीं जा सकते। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जो भी कर लें, लोहे की सीढ़ी इस्तेमाल करें, लकड़ी की इस्तेमाल करें, सीमेंट की इस्तेमाल करें, मगर सीढ़ियों के बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम ये कहें कि फलांगते हुए ऊपर चले जाएं, इससे रिस्क होता है, कभी पहुंच जाते हैं, कभी नहीं पहुंचते। बेहतर यही है कि सीढ़ियाँ अच्छे तरीके से गुजार के, जो वक्त अल्लाह ताला ने लिखा है उसको गुजारेंगे, फिर कामयाब होंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात, बीइंग अ मुस्लिम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या कुछ हुआ। वो कुएं में गिराए गए, उसके बाद मिस्र में उनकी बोली लगी, उसके बाद वो आखिरकार शाह मिस्र बादशाह बने मिस्र के। तो जब आपने बादशाह बनना होता है तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीज़ें, फौरी तौर पर आप बादशाह नहीं बन जाते। तो बात बस इतनी सी है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा समाजी रवैया जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बताइए जो आप बदलना चाहें, कोई ऐसी सोच, कोई समाजी रवैया जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए इस कौम में, वो क्या है? देखिए, मैं बजाय इसके कि कौम को एड्रेस करने के बजाय मैं अपने जैसे लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है। अगर आपकी टांगों का प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, कोई और मसला, ये अगर एक वाहिद डिसेबिलिटी है तो वो दिमागी डिसेबिलिटी है, वो जहन का मफलूज। और मैं उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो कि हमारे मुताबिक जो जहनी तौर पे मफलूज मतलब माजूर लोग हैं। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे 90% आम आवाम है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनकी जहनी कैफियत जो है वो इससे बहुत बड़ी डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है, जो कि ये डिसेबिलिटी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम उन लोगों को, बजाय इसके कि हम उन पर डिपेंड, हमें उन्हें रास्ता दिखाना है और हमें उन्हें बताना है कि अगर दिमागी तौर पर आप स्ट्रांग हैं तो आप माशरे को बदल सकते हैं। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हंसाया भी, आपने हमें रुलाया भी अपनी खूबसूरत खूबसूरत बातों से, अपनी खूबसूरत शायरी से, और इसी तरह चमकती रहिए। और थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड से बहुत से लोगों के दिल हिले होंगे, स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए रहा नहीं, नाउमीदी है, बेचैनी है, हमें क्यों अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। अगर कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आती है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, और अगर कहते हैं ना ट्रू कॉलिंग इन लाइफ, अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा क्यों है, तो वो तकलीफ़ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उस पर नाशुक्री ना कीजिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और हाँ, अगर नाउमीदी होगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी होगी। उस उम्मीद की किरण को आपने हाथ से पकड़ लेना है, उसको जाने नहीं देना। बी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।